नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं और एक बार फिर हम हैं राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा नेता प्रदीप माहूर जी के साथ। और जैसा कि हमने मतगणना के पहले जब प्रदीप जी से बात की थी तो उन्होंने जिस प्रकार से अपना विश्लेषण दिया था और जिस प्रकार से उनका कह सकते हैं नजरिया था, ठीक वैसा ही रिजल्ट जो है बीजेपी का आया। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां प्रदीप जी आपको। धन्यवाद आपको भी। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सभी की जनता को, सभी के जितने भी रहने वाले हैं, सबको बधाई। कहीं ना कहीं जो है जश्न का माहौल है तीन राज्यों में, और साथ ही साथ जो दूसरे दो राज्य है वहां पर जो है एक तरीके से खाता खुला है और परसेंटेज भी बढ़ा है। तो उम्मीद, जो कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो एक आशा की किरण भी वहां पर जगी है। तो जहां तक बात मैं तीन राज्य की करूं तो हम बीजेपी में जिस प्रकार से एक उत्सव का माहौल है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस का आपने शायद अपडेट सुना होगा कि आज कमलनाथ जी ने सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया है और हार पर मंथन करने वाले हैं। तो पहला सवाल यही होगा कि इतने भारी मतों से कांग्रेस की हार हुई तो क्यों हुई? देखिए, क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस जो है वो एक सेकंड जी ऑप्शन पार्टी है। पिछला हमारा चर्चा हुई थी, तब जी, भी मैंने ये बात बोली यही थी हुई। कि कांग्रेस हम्म। सेकंड ऑप्शन पार्टी बन के रह गई है। अब सेकंड ऑप्शन पार्टी का मतलब जी। क्या हुआ? वो क्या करते हैं हम्म। कि कहीं भी किसी भी स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी हो, वहां पे हम्म। जनता का ऐसा होता है कि स्टेट के अंदर एक चीफ मिनिस्टर या एक कोई क्या हम्म। है कि नेता जो है, उनका लोकल नेता जो है, कई बार उनसे ऊब जाती है हम्म। और जी उसकी वजह से वो चेंज या कुछ बदलाव जो है चाहती है। जी उस जी। बदलाव की जहां भी अगर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आती है, वहां पे उस हम्म। रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को भरने के लिए कांग्रेस जो है वो हम्म। अपनी झोली पसार के बैठ जाती है। वो क्या करती है हम्म। कि अगर कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी आएगी, जनता हम्म। अपना नेता से दुखी होगी या फिर उसको चेंज करना चाहेगी, कोई नया बदलाव चाहेगी, और तो अब वो हम्म। जगह अपने आप जो है, वो स्टेट जो है वो अपने आप उनकी झोली में गिर जाएगा। लेकिन दूसरी उनकी कमी क्या है? वो रिटेंशन नहीं कर पाते हैं। यानी जिस भी स्टेट में कहीं भी वो आते हैं तो आप अगली बार देखोगे हम्म। कांग्रेस वहां पे नजर नहीं आती है, क्योंकि उनके काम ऐसे रहते हैं, उनका आपसी कलह, आपसी डिस्प्यूट, ये सारी चीजें ऐसी चलती हैं उनके यहाँ पे कि वो उसमें ही उलझ के हम्म। रह जाते हैं। जनता के काम के लिए उनको समय ही नहीं मिल पाता है, इस कारण से अपनी स्टेट को वो खुद ही नहीं बचा पाते हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हम्म। किसी भी स्टेट में कांग्रेस अगर आई हो, दोबारा रिपीट नहीं होती हम्म। है वहां पे। जी अब हुआ क्या यहाँ जी। पे? कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी, अब देखिए कांग्रेस के जो विश्लेषक हैं वो भी अगर आपका वीडियो देखेंगे ना तो उनको भी अपनी कमी समझ में आएगी। जी। कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती क्या करी? वो बार बार क्या सोच रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा हम्म। करके हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। कर्नाटक में उनको हम्म। थोड़ी सी जीत मिली तो उनका भारत जोड़ो यात्रा का ही योगदान है। जबकि एक चीज जी। उनको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो भी योगदान है हम्म। वो योगदान है एंटी इनकम्बेंसी का। वो हम्म। कोई भी भारत जोड़ो ओड़ो का योगदान नहीं है। राहुल गांधी पूरे भारत के अंदर कोई चेहरा है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति राहुल बहुत गांधी ही। के नाम पे कुछ भी बोल दीजिए आप उनको, लेकिन कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस को वोट नहीं देता है। कांग्रेस को वोट जो जी। मिलता है वो सिर्फ इस कारण से मिलता है कि एक सेकंड ऑप्शन में आ जाती है। अब क्या है, देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो वो लोग रिटेंशन नहीं कर पाए, बिल्कुल क्लियर हम्म। एक रीजन है जिसकी वजह से वो वहां पे हम्म। हारे। अब मध्य प्रदेश में जी। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी भांप ली थी, यहां पे पत्रकारों ने भी भांप ली थी कि जनता कुछ ना कुछ नया चाह रही है, यहां पे बदलाव चाह रही है थोड़ा सा। और उतनी हम्म। बड़ी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन एक हल्की फुल्की जो थी लहर जो है वो अंदर अंदर चल रही थी। अब क्या हुआ कि समय रहते भर ली। हाँ, वो क्या हुआ, भारतीय जनता हम्म। पार्टी ने तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर दिया। उन्होंने यहां पे हम्म। सीधे ये बोला कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। हम्म। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है बोलते ही वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो छू हो गई, तुरंत खत्म। खत्म हो गई। क्योंकि जी जहां पे जी। नरेंद्र मोदी जी आ गए, वहां फिर एंटी इनकम्बेंसी का नामो निशान नहीं बचा हुआ। बची कुछ कसर कांग्रेस ने खुद पूरी कर दी। अब हम्म। कांग्रेस ने क्या किया, ये मोदी जी की जो लहर थी इसको और हवा दे दी। कांग्रेस बार बार इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश को मोदी जी का चेहरा दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या है कि मोदी जी जो हैं वो अपना चेहरा लेके आ रहे हैं, ये किया जा रहा है। ये सब बातें करके उन्होंने क्या किया, मोदी जी वर्सेस कांग्रेस हम्म। ऐसी फाइट उन्होंने
यहां पे मध्य प्रदेश में पैदा कर दी। जब फाइट कांग्रेस वर्सेस मोदी जी में हो, आप पिछली बार भी आप देखो, इनको थोड़ा जी समझना चाहिए, कुछ डेटा एनालिसिस करनी चाहिए थी। पता नहीं कैसी राजनीति करते, कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है उनके ऊपर कि पिछली बार वो विधानसभा चुनाव में जीत गए थे। मध्य प्रदेश की से एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें जो हैं वो अपने लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। उनको समझना चाहिए था कि क्योंकि लोकसभा में चेहरा किसका था? मोदी जी का। मोदी जी का चेहरे के ऊपर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी की जैसी कोई चीज नहीं है। पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ रही है वो। बिल्कुल। अब मोदी जी का चेहरा जब था तो वही मध्य प्रदेश जो थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके चुका था, उसी मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बम्पर वोटिंग कर दी थी क्योंकि मोदी जी का चेहरा था। यहां पे विधानसभा चुनाव में इस बार वही मोदी जी का चेहरा आ गया। अच्छा, मोदी जी का चेहरा आया, जितना परसेंट वोट मिला उसमें कुछ लोगों ने मोदी जी के चेहरे को देख को दिया। थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर अभी भी है, अभी भी था। और अब आप लोकसभा में देखेंगे कि यही परसेंट 8 से 10% से मोदी जी के नाम पे और बढ़ जाएगा। मोदी जी जैसा लीडर जो है वो हर व्यक्ति को पसंद है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जो है, मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत का हर बच्चा बच्चा जो है मोदी जी का फैन है। और जहां पे आप मोदी जी को खड़ा कर देंगे, जहां पे मोदी जी का फेस जो है आप प्रोमिनेंट हो जाएगा, वहीं पे जो बाकी पार्टी हैं वो सब साफ हो जाती हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी गलती हुई। मोदी जी को क्या है, पनौती बोला गया। ये मध्य प्रदेश में किसी को भी पसंद नहीं आया। ये कांग्रेस के खिलाफ बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। वो मोदी जी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलते। हाँ, ये लोकसभा तक, अगर वो मोदी जी का नाम ना लेते, ये पूरा स्टेट का चुनाव रहने देते, तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। लेकिन उन्होंने इस चीज को पहचाना नहीं। वो तो भारत जोड़ो यात्रा का कंट्रीब्यूशन और ये वो, भाई कोई स्टेट जीत लेते तो भारत जोड़ो यात्रा का कंट्रीब्यूशन बता सकते थे राहुल की इमेज बढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी शुरू में राहुल गांधी की इमेज का उपयोग किया। ये उनकी बहुत बड़ी भूल रही और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से हार हुई उनकी। जहां तक मैं बात करूं, भी मध्य प्रदेश के एक कांग्रेसी नेता, उनका बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, फूल सिंह। उनका ये कहना था, पहली बात तो कमलनाथ के सुपुत्र का कहना था कि भाई 7 तारीख को जो है पापा शपथ ग्रहण करेंगे तो आइएगा जरूर। दूसरा वायरल हो रहा है फूल सिंह जी का, कि उनका कहना था हम ही सरकार बनाएंगे और मैं आपको लिख कर देता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि 7 तारीख को अगर इन केस बीजेपी जीतती है तो भैया मैं जो वहां पर सदन के सामने आकर क्या करने वाला हूँ, मुंह में कालिक पोत लूंगा। तो अब जितने भी पत्रकार, और साथ ही साथ उन्होंने पत्रकारों को एक ड्यूटी दे रखी है कि अगर मैं ना मिलूं तो मैं आप ही के घर में आ जाऊंगा अगर मैं वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। तो अब जितने पत्रकार है, जितनी पब्लिक है, वो ये कह रही है कहाँ है भैया फूल सिंह, उनको लेके आओ, उनकी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। मतलब इस प्रकार के वाहियात कमेंट देने से पहले ये नेतागण सोचते नहीं है। देखिए, कांग्रेस में यही तो परेशानी है। कांग्रेस के अगर कमेंट आप देखेंगे तो हमारे भारत की टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाती है, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है। प्रधानमंत्री जी उनके पास पहुंचते हैं ढांढस बंधाने के लिए, और ये लोग उनको चीयर लीडर बोलते हैं। पता नहीं जाने क्या क्या नहीं बोला इन्होंने, है ना। दूसरा, ये हिंदुत्व के खिलाफ इन्होंने जो बातें कही वो इनके खिलाफ बहुत नेगेटिव जाती हैं। भाई कोई भी व्यक्ति चाहे वो चौंच हिंदुत्व को मानता हो या फिर वो ये सोचता हो थोड़ा सा लिबरल भी हो, लेकिन वो हिंदू तो है। और अगर उसकी आप भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो उसको बुरा तो लगेगा ही लगेगा। है, अब आप ये बोल दो कि डेंगू मच्छर बोल दो, है हिंदुत्व जो है डेंगू मच्छर है, कौन पसंद करेगा इस चीज को? ऐसी पार्टी को कौन पसंद करेगा? यानी हिंदुओं के खिलाफ बात विरोध भी नहीं करते। हाँ, दूसरा इन्होंने एक और भी चीज बोली, हिंदुत्व को एक तरफ तो हिंदुत्व का नाम ले लेके और मंदिर मंदिर भी गए ये लोग, है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें कर रहे थे। है, दूसरी तरफ बार बार हिंदुत्व को ये लोग गालियां दे रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इनके खिलाफ गई हैं, और ये इनकी बयानबाजियां जो है ना वो इनको ही ले डूबी हैं। और आगे भी आप देखेंगे 2024 के चुनाव में भी ये लोग बुरी तरीके से मात खाने वाले हैं। इनका जो हश्र अभी हुआ है, इससे भी भयानक हश्र जो है 2024 के चुनाव में होने वाला है। मोदी जी आप ये समझ लीजिए कि 50 सीट ऊपर जाने वाले हैं।
जैसे इन्होंने INDIA जो है इनका, इतने लोगों को जगह जगह से जोड़ा है। आप देखिए इनके अंदर मन भी भेद है और मत भी भेद है। सब एक दूसरे से खुश नहीं है, कहीं कहीं लोग मंच में आते हैं, कहीं कहीं नहीं आते हैं। अगर बात मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की करूं, तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कांड हुआ था पिछले साल, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि ईश्वर साहू, जिनको बीजेपी ने टिकट दी और उन्होंने 7 बार के जीते हुए विधायक को हरा दिया, उनके बेटे को जिहादियों ने मस्जिद के सामने कत्ल कर दिया था। जी जी और जी जी वो जी। एक मजदूर मजदूर इंसान अपने बेटे के मौत का न्याय मांगने के लिए सरकार के पास गया, वो पुलिस के पास गया, लेकिन हर तरफ से गाली खा के वो वापस आ गया, अपने दिल पर पत्थर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में शायद बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने मजदूर को टिकट दिया कि भाई तुम लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। और आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो मजदूर तबके का, उसके पास कोई प्रचार प्रसार का साधन नहीं, वो जनता के सामने ही जाके समर्थन कर सकता है, अपने वोट के लिए आवाज उठा सकता है, उसको जनता ने जिता दिया। मतलब आप सोचिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सोच कितनी यूनिक है कि वो तबका जो शायद जिसके तरफ कोई पार्टी ध्यान ही नहीं देती, जिसको न्याय नहीं मिल रहा था, आज वो विधायक बने। क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक सही मायने में डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पे जी। प्रधानमंत्री जी को आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहाँ से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल। जो है, उनको कांग्रेसियों ने चाय वाला कह के बदनाम करने की कोशिश करी। बाद में जी। वही मोदी जी का फेस का मुखौटा बन गया। लगा के और लोग जो है वो चाय की दुकान खोल खोल के बैठ गए वहां पे। है, कांग्रेस को इतनी इमोशनली वो मुंह हो की गया। खानी पड़ी। हाँ, जी। ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ की एक बड़ा तबका जो है मिडिल क्लास और लोअर हम्म। मिडिल क्लास में आता है। अगर आप उनको हम्म। गालियां दोगे, वहां से उठ हम्म। के लोग आपके तक पहुंच नहीं पाएंगे। हैं, आप हम्म। किस प्रकार जो है उनसे वोट मांगने जाओगे? आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो सारे ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका फैमिली बैकग्राउंड आप देख लीजिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी हम्म। जी का फैमिली फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए, है, जितने भी बड़े हमारे यहाँ लीडर्स हुए हैं, वो जनता एक साधारण परिवार से उठ के और लीडर बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। ये पार्टी जी। में हर व्यक्ति को ऑप्शन है। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर कार्यकुशलता है, आपके अंदर चातुर्य है पॉलिटिकल, ठीक है, आप आइए और अपना जो आपके अंदर गुण है उनको प्रूव करिए और पार्टी में आगे बढ़िए। लेकिन कांग्रेस के अंदर अब देखो एक ही परिवार है, वो परिवार बैठा हुआ है। अच्छा, कांग्रेस बार बार परिवारवाद की बात भी करती है, वो बोलती है फलाने को परिवारवाद को आपने बढ़ा दिया, ये कर दिया। देखिए, परिवारवाद मैं उसको मानता हूं जहां पे हम्म। एक व्यक्ति जो है उसको परिवार की वजह से लिया जाता है पार्टी के अंदर, किसी व्यक्ति को उसकी अपनी पब्लिक पॉपुलैरिटी की वजह से लिया जाता है, वो परिवारवाद नहीं है। अगर वो व्यक्ति अपने आप हम्म। को प्रूव कर पाया है, मोस्ट वेलकम, हम्म। बिल्कुल होना चाहिए उसका, क्योंकि वो जनता में सर्वप्रिय है, सर्वमान्य है। अगर सर्वमान्य है जी। तो उस व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आने का पूरा हक बनता है। हाँ, जो व्यक्ति सर्वमान्य नहीं है, अब देखो राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च किया गया, हर बार उसको हम्म। लॉन्च किया जाता है बेचारे को। राहुल गांधी जिस दिन पैदा हुआ होगा ना, उस दिन उसके माथे पे लेवल चिपका दिया था इन्होंने कि तू भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। है, भाई जी। घर में परिवार में आप देखो 3 3 प्रधानमंत्री रह चुके। हाँ। बच्चा पैदा होता बिल्कुल। था, पहले ही लिख दिया जाता था ये बड़ा बच्चा है, ये घर का प्रधानमंत्री बनने वाला है हमारा। बहन भी उसी ये लाइन तो में। सिचुएशन रही। हाँ, ये तो जी। सिचुएशन रही। अब ऐसी कंडीशन में राहुल गांधी को इन्होंने भाई माथे पर लेवल चिपका दिया उसके कि आप तो प्रधानमंत्री बनोगे हम्म। बड़े होके। अब बेचारा वो बन नहीं पा रहा है, अब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, हम्म। उसको जनता नहीं पसंद करती। अब क्या है, कर्नाटक में जीत हो जाए तो उसके सेहरा उसके सर पे बांधना है। भले क्या है कि जीत किसी भी और दूसरे कारण से हुई हो, लेकिन कांग्रेस को क्या एडवर्टाइज हम्म। करना है? कांग्रेस में हर व्यक्ति की मजबूरी है इसको आपको एडवर्टाइज करना कि साहब जो भी कुछ भी हुआ वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुआ। कोई नहीं पसंद करता हम्म। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, कोई इंपैक्ट नहीं है, जीरो इंपैक्ट है। हम्म। भारत जोड़ो यात्रा को जितने लोगों ने देखा, मैंने स्वयं पूछा उनसे, लोग बोलते हैं कि हम राहुल गांधी को पसंद नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के लोग जो कांग्रेस पार्टी में हैं, उनसे भी अगर कैमरा नहीं हो वहां पे और बात करी जाए ना, तो वो भी बोलते हैं हम राहुल गांधी को पसंद नहीं करते।
अब आप बताओ, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उस भारत जोड़ो यात्रा का ढिंडोरा पीट रहे हैं। क्यों? राहुल गांधी को लॉन्च करना है, मजबूरी है। इसको बोलते हैं परिवारवाद। असली ये होता है परिवारवाद, इस तरह से चलता है जी। परिवारवाद। तो ऐसे परिवारवादी लोग जी। जो हैं, जिन्होंने भारत की जड़ों को नहीं समझा, भारत के लोगों को नहीं समझा, उनकी परेशानियों को नहीं समझा। राहुल गांधी कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, वो वहां पे नौटंकी करने के लिए कैमरा वैमरा लगा के वो खेत में चले जाएंगे और खेत में खड़े हुए हैं, और वो जो किसान बोल रहा है उसको भी गंदे वंदे से कपड़े पहना दिए, और कपड़े पहनाने के बाद में उसके माइक भी लगा हुआ है, कॉलर माइक भी लगा हुआ है, पूरी अच्छी बढ़िया एचडी रिकॉर्डिंग हो रही है फर्स्ट क्लास, और उसमें वो किसान बता रहा है इनको, और बिल्कुल बैठ रहे हैं जमीन पे बैठ के बात कर रहे हैं, मूवी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आता क्या? भोजन लोग भी कर मूड रहे समझ हैं। रखा है क्या? हाँ, भोजन। एक रियलिटी, एक सत्य और एक मूवी की रिकॉर्डिंग जो होती है उसमें अंतर लोगों को अच्छे से समझ में आता है। उनको समझ में आता है यहाँ दो कलाकार बैठे हुए हैं, कितनी कलाकारी कर लो, कितना मूवी की एक्टिंग कर लो, आप किसी भी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उंगली के बराबर भी नहीं हो, इतना समझ ले। आप कितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, और जब तक कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं होता तब तक कांग्रेस कभी भी भारत के अंदर अपने कदम नहीं बढ़ा पाएगी, लोकसभा में तो बिल्कुल भी नहीं। 3 राज्यों की अगर बात करूं, तीनों में जो जिस प्रकार से बीजेपी आई है, मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अगर बात मैं अपराध की करूं तो मध्य प्रदेश काफी हद तक जो है वहां पर अपराध में कमी है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान की मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार चरम पे था, अपराध भी चरम पर था। और अफसोस मुझे इस बात का है कि जब यूपी में कोई रेप की घटना होती है तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम और ये राजस्थान के सीएम वहां पर छाती ठोकने पहुंच गए थे। और तो और मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब राजस्थान में किसान पर इस प्रकार से कुकृत्य किया गया, लड़कियों पर अत्याचार हुआ और साथ ही साथ आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, तब यहाँ के सीएम को कुछ न दिखाई दिया, न सुनाई दिया। एज इट इज आप छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें, उनको भी कुछ नहीं सुनाई देता। अब तो ईडी जब इनके दोनों के ऊपर प्रहार करने लगी तो कहने लगे भैया ये तो डर गए हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए ईडी जो है इनके साथ मिलकर हमारा जो है बुरा चाहती है। तो भाई बुरा क्या चाहती है? आपने अपराध किया है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों की, आप न्यूज़पेपर में देखिए, फुल पेज, फ्रंट पेज से लेके 3-3 पेज के एडवर्टाइजमेंट, करोड़ों रुपए। तो मुझे ये लगता है कि जितना ये एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते थे, अगर धरातल पर उसका 20% भी खर्च करते तो जो हालत अभी हुई है वो होती नहीं शायद। जी, देखिए पहली चीज तो ऐसा है कि ये लोग जो ईडी का बार बार नाम लेते हैं, इस बात पे मुझे हम्म। बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता हम्म। है कि आज कोई व्यक्ति है जिसके पास में ईडी ने छापा मारा, उसके हम्म। पास में नोटों के कमरे भरे हुए मिले, कैमरे पे दिखाई पड़ रहे हैं, जी। लेकिन लोग बिल्कुल। निकल के क्या बोल रहे हैं कि साहब ईडी ने हम्म। हमारे ऊपर छापा मारा, हमारे खिलाफ वैमनस्य जो है वो निकालने के लिए ईडी ने छापा मारा था। अरे ये हम्म। कमरे भरे हुए थे, ईडी ने छापा मारा, सही जगह मारा, पैसे भी मिले, प्रूफ भी मिले, जेल चले गए, लेकिन साहब उसके बाद भी आप इतना ज्यादा नीचे गिर गए कि आपको वो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हमने क्या अपराध किया था, ब्लैक मनी ऐसा वो भर के रखा हुआ था, वो सब छोड़ छाड़ के आप किसके पे लगे हो? वैमनस्य निकाला जा रहा है। अब देखो इवन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो हम्म। पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके कितने सारे नेता जो हैं वो कलंकित हैं, जेल के अंदर हैं आज के समय में। और जब वो बेल मांगते हैं ना, तो बेल का उनका रीजन क्या लिखते हैं कि हमको हार्ट हम्म। अटैक होने की संभावना है, हाई ब्लड स्वास्थ्य। प्रेशर की बीमारी है, हमको क्या है कि ये ब्लड शुगर जो है हमारी बढ़ रही है, इस तरह के रीजन बढ़ गई लिखते हैं। है। और बाहर आके छाती ठोक के क्या बोलते हैं? हमको फंसा दिया गया है, ये कर दिया। अरे भाई, अगर आपको फंसा दिया गया था तो आप कोर्ट के सामने जाके बोलो मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, सीधी सी इसलिए बात। मुझे क्या है कि हाँ बेल दी जाए। भाई निर्दोष को बेल दी जा हम्म। सकती है ना, आप निर्दोष हो तो बेल मांग सकते हो कोर्ट से। निर्दोष के ऊपर बेल नहीं मांग रहे हैं। बेल किस पे मांग रहे हैं? ये हार्ट अटैक होने वाला स्वास्थ्य। है, हमको ये होने वाला है, बीमारियों के ऊपर। ठीक है, और बाहर आके क्या बोल रहे हैं? अब बेल मिली नहीं है, उससे पहले हमको बेल मिलने वाली। अगर कहीं गलती से बेल मिल जाए ना, कोर्ट को तरस आ जाए कि भाई हो सकता है कहीं मरमरा ना जाए जेल के अंदर, ये छोड़ दें, तो बाहर आने के बाद बोले देखो हम जीत गए। ये चल रहा है, सत्य की जीत हुई, वो सत्य की दिल्ली। विजय हुई। तो ऐसा ही कांग्रेस और ये सारे लोग जहां जहां पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं, देखिए वो ऐसी जगहों पे पड़ रहे हैं जहां पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब बाई चांस वो सारे लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके लिए बीजेपी क्या कर लेगी भाई? कई जगह ऐसा भी हुआ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी हम्म। अगर कुछ सबूत मिले हैं
तो ईडी ने उनके यहाँ पे भी छापा मारा है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, बिल्कुल लेकिन वो एग्जाम्पल जी। बहुत रेयर है क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स मिले नहीं। इवन आप देखो कांग्रेस के समय में भी कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर या नेताओं के ऊपर कुछ छापे नहीं पड़ पाए जिस समय पे कांग्रेस का रूल हुआ करता था। रीजन ये है कि ये पार्टी में आदमी जमीन से उठ के आ रहा है भाई। ये बैठे हुए हैं 4-4 5-5 पीढ़ियों से और नोटों के बंडल भर रखे हैं, करप्शन का अंबार लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने, तो वो अलग ही दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज, आपने दूसरा जो प्रश्न किया था इसी प्रश्न के अंदर कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैं बिल्कुल मानता हूं अच्छी तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करूंगा, इसको बहुत सीरियसली निपटना पड़ेगा कि जो कांग्रेस ने किया वो उनका पास था, उनको क्या है उसका फल मिल चुका है। उन्होंने जो स्पेशली विमेन के अगेंस्ट में जो रेप केसेस थे उसके ऊपर जिस तरह से मजाक बनाया गया, वहां पे उसका मर्दानगी का शब्द का उपयोग किया गया रेप के ऊपर। अब खैर इसके ऊपर अब मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा कुछ भी, क्योंकि ये इतना नीचा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर बात भी करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह पर सरकार है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पे इस तरह के जो भी जघन्य अपराध हो रहे हैं और बाकी छोटे मोटे भी जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराध को बिल्कुल नीचे लेके आना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बिल्कुल सुधारना, पुलिस जो है वहां की जो प्रशासन है उसको चाक चौबंद करना, ये बहुत आवश्यक हो गया है अभी। राजस्थान में सन्यासी लोग जीते हुए हैं, इस पर भी लोग बड़ा क्या कहते हैं, इस पर मजाक भी बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखो भैया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सन्यासियों का बोलबाला हो जाएगा, जैसे यूपी के बाबा है वैसे राजस्थान में भी जैसे ही जीते उसके बाद वो एक्टिव हो गए, पुलिस की ऐसी तैसी कर दी। और बकायदा फेसबुक पे मुझे कमेंट भी आए थे, तो मैंने कहा ऐसी तैसी नहीं कर दी। वो नेता वही होता है जो जीत कर आया, उसको पता है कि कहाँ पर अवैध कार्य हो रहा है तो तुरंत उसकी जानकारी दे। और पुलिस का कार्य है कार्रवाई करने का, ना कि कान मूंद के और आंखें मूंद के सो जाने का। तो जो एक्टिव नेता होता है, जो जनता का नेता होता है, वो सीधे सबसे पहले यही कार्य करता है। उसको रैली पर ध्यान नहीं होता, उसको जनता की फिक्र होती है। और रही बात सन्यासी की, तो पहले मैंने कहा हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की और बाकियों की, कि वो कितने पढ़े लिखे और मैनेजमेंट में अव्वल। और अगर मैं बात करूं अब यहाँ राजस्थान की, अगर बात करें कि यहाँ पर भी धमा चौकड़ी मची हुई है कि भैया सीएम कौन, और छत्तीसगढ़ में भी सीएम कौन, और मध्य प्रदेश में सीएम कौन। तो मेरे दो सवाल आपसे एक साथ हैं। एक, तो ये सन्यासियों को हो सकता है क्या इस प्रकार का कुछ पदभार या कुछ ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है राजस्थान में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा अवैध कार्य, बहुत ज्यादा क्राइम हुआ है, जिसको कंट्रोल कर पाना मेरे ख्याल से इनको बहुत समय लगाना पड़ेगा, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा डील करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि सीएम कौन बनेगा ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। ये क्या है कि पार्टी का निर्णय है और जी पार्टी इसके ऊपर चर्चा कर रही है। ये बहुत प्रीएम्प्टिव हो जाएगा अगर मैं इस बारे में कोई भी अपनी राय दूं तो, क्योंकि जी हमारा जो काम था, हमारा कर्तव्य था, वो यहीं तक था कि भारतीय जनता पार्टी को जिता दें। बाकी सीएम कौन बनेगा ये पूर्ण रूप से अधिकार जो है वो एक तो क्या है जो कमेटी बनेगी उसका है, और जी दूसरा जो अधिकार जो है वो हमारी जो हाईकमान बैठे हुए हैं उनका अधिकार है। ये दोनों उनका। मिलके जो फैसला करेंगे वही बनेगा। रही बात हम्म योगियों के जीतने की, देखिए भारत में जब हम्म भी बड़े बदलाव हुए हैं, चाणक्य, हम्म आप चाणक्य को हम्म देखें, जब भारत में बड़ा बदलाव हुआ है तब तक योगियों ने, ऐसे समर्पित लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। आज उत्तर प्रदेश की बिल्कुल इतनी खराब स्थिति थी, योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश एक बहुत ही क्राइम से भरा हुआ राज्य बना हुआ था। वहां पे इकोनॉमी वगैरह के बारे में तो लोग सोच नहीं सकते थे। आप रोड बनाने जाओ तो रोड का सामान तक लोग उठा के घर ले जाया करते थे, ये स्थिति थी। और इस बात को वहां की उस समय की सरकारों ने बोला भी है, टोटी चोर पॉपुलर हो गए थे, बोले टोटी चुरा ले जाते थे घर पे, है ना। उत्तर प्रदेश का इतिहास था। लेकिन आज शाम ढलते लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, इवन स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती थी, इस प्रकार से क्राइम होता हाँ, था। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना पड़ा, रोमियो गैंग बने हुए थे जो कि छीटाकशी करते थे, छेड़खानी करते थे। अच्छा, ये चीज जो है ना, मैंने खुद अपनी आंखों से उत्तर प्रदेश में देखी है। वहां पे आगरा जैसा शहर, जिसको कि एक बड़ा शहर माना जाता है, इतने सारे लोग बाहर से घूमने आते हैं, वहां पे भी महिलाएं जो हैं जब निकलती थी तो उनके ऊपर कुछ वहां पे 4-5 लड़के खड़े रहेंगे और वो अजीब अजीब से कमेंट्स जो है पास करते थे। इस तरह की टेंडेंसी बनी हुई थी।
आज देखो कोई छेड़ के चला जाए किसी महिला को वहां पे, हिम्मत ही नहीं है किसी की। है, योगी जी जी। बैठे हुए हैं, ठीक है, और तो और किसी ने ज्यादा गड़बड़ करी, बुलडोजर। उनका सीधा आज फरमान ऐसी है। स्थिति है, हाँ सीधा फरमान है, बुलडोजर चला, साफ पूरा। अब वो बुलडोजर के हम्म। भय के मारे क्राइम खत्म, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बढ़िया हो गई वहां पे। और ज्यादा कोई हम्म। जिसने गैंगस्टर वगैरह बने तो गोली वोली मार मोर के साफ करे हो गए सब, वो एक हम्म। भी गैंगस्टर नहीं बचा, सब निपटा दिए गए वहां पे, गैंगस्टर नाम की चीज खत्म कर दी गई उत्तर प्रदेश से। जी। अब आज देखो उत्तर जी। प्रदेश का ऐसा विकास हुआ है कि उत्तर प्रदेश जीडीपी ग्रोथ के अंदर पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आ रहा है। ये एक बिल्कुल। बहुत आश्चर्य का विषय है। जिस तरह से वहां पे नोएडा, आप देखो उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था कि वहां का सीएम कभी नोएडा नहीं जाता था, क्योंकि नोएडा को हमेशा दिल्ली से कंपेयर किया जाता था। लेकिन आज क्या है, वहां पे ऐसा हो रहा है कि जगह जगह नोएडा डेवलप हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नोएडा नजर आने लग गया है इस समय पे। इतना तेज विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि देखते ही बनता है। जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास किया, हर जगह पे एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री जो है वो स्पेसिफाइड लोकेशन में काम करेगी, जिससे कि उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक ही एरिया में डेवलप हो। वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव किसका है? एक योगी का है। योगी का इसलिए है क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, उनका कोई परिवार ही नहीं है, उनको परिवार की देखरेख नहीं करनी है। वो एक तो क्या है कि 24 घंटे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि घर में कोई बच्चा नहीं बुला रहा ना कि घर में कब आओगे पिताजी, जी। ऐसा नहीं बोल रहा है, जी। 24 घंटे काम कर हम्म। रहा है। दूसरी चीज ये है कोई सेल्फिशनेस नहीं है, सब सर्वस्व न्यौछावर पहले ही कर चुके हैं, तो सेल्फिशनेस आएगी कहां से? बची ही नहीं सेल्फिशनेस। तो इसी कारण से क्या हो रहा है कि उनका जो अपनी कर्तव्य निष्ठा है उनकी इतनी जबरदस्त है कि वो पूरे स्टेट को इंप्रूव करके रख दे रही है। ब्यूरोक्रेसी शुरू में परेशान थी, 24 घंटे सीएम हाउस में कार्यालय चल रहा है साहब, रात में भी कार्यालय चल रहा है, 18-18 घंटे काम हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी जो परेशान हो गई थी शुरू में, बाद में आदत पड़ गई उनको, बदलाव नहीं हुआ, सीएम साहब में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो 18-18 घंटे ही काम कर रहा है। वो ब्यूरोक्रेसी बेचारी परेशान हो गई और बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा आदत डाल लो, ऐसे ही काम करना पड़ेगा, अब ये सीएम ऐसे मिले हैं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं भारत में जितने भी आते हैं, हर स्टेट में जहां पे भी आएंगे ना, ऐसे डेडिकेटेड लोग, जरूरी नहीं है कि वो योगी हों, वो योगी नहीं भी हैं और डेडिकेटेड हैं, तो इस प्रकार के लोग अगर आएंगे तो भारत की राजनीति में सुधार होगा, भारत की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। भारत अभी विश्व में जीडीपी में ऊपर जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम अगर पॉपुलेशन की बात करें, जितनी बड़ी पॉपुलेशन हम लेके बैठे हैं, अभी हमको बहुत लंबा रास्ता कवर करना है। और हमको ऐसे डेडिकेटेड लोग, इस तरह के डेडिकेटेड, हमारे जैसे प्रधानमंत्री हैं वैसे प्रधानमंत्री हमको चाहिए, तभी भारत जो है ऐसी विकास की राह पकड़ेगा कि दुनिया में भारत का बोलबाला होगा। और गृह मंत्री भी वैसा ही चाहिए जिसने बागडोर अपने हाथ में ली, जिस कॉन्फिडेंस के साथ टीम वर्क किया, और जिस कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत उस समय टफ थी जब इन्होंने बागडोर संभाली, और कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस की भैया हम तीनों जगह अपनी सरकार बना लेंगे। तो जनता के मूड को बदलना, टीम वर्क करना, सबको नाराजगी जो है उनकी दूर करना, नए नए लोगों की टिकट लेकर आना, कुछ लोगों को छुट्टी दे देना, मान मनोबल से लेके एवरीथिंग उन्होंने किया। ये अपने आप में काबिले तारीफ कहेंगे, हम क्या कहेंगे। देखिए क्या है, इसीलिए तो उनको चाणक्य बोला जाता है। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने पहला मास्टर स्ट्रोक खेला कि जो यहाँ पे सांसद थे, जो बड़े बड़े नेता थे, हम्म। उनको टिकट दे दिया। अब उनको टिकट देने की वजह से हर व्यक्ति काम में लग गया। पूरा मध्य प्रदेश का एक एक नेता जो था काम में लग गया। उनको समझ में आ गया कि भाई अब हमको काम करना पड़ेगा, जब इतने इतने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर हमको तो जीतना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, पूरी मशीनरी, उसका मैनेजमेंट, यानी कौन व्यक्ति जो है किस मोहल्ले में कैंपेनिंग करेगा, कौन व्यक्ति जो है वो लोगों को बूथ तक लेके आएगा, ये पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी जो है वो पूरी, अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो अमित शाह जी को जाता है। उन्होंने इस पूरी मशीनरी को चाक चौबंद करने के लिए अपना दिन रात लगा दिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों स्टेट्स के अंदर। और अगर ये मशीनरी नहीं होती, आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लो, सारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती, जीत ही नहीं पाते, जीत ही नहीं सकते थे इस मशीनरी के बिना। और इस मशीनरी का और इसका एक्टिवेशन, किस तरह से इसने वर्क किया, ये सारी चीजें अमित शाह जी को जाती हैं।
इस इलेक्शन का क्रेडिट जो है तीनों स्टेट का मैं दो ही व्यक्तियों को दूंगा मुख्य रूप से। वैसे तो सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, लेकिन मुख्य क्रेडिट दूंगा मैं एक तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा, उनके शब्द, उनकी गारंटी, है ना, मोदी जी की गारंटी है ना, और अमित शाह जी की स्ट्रेटजी। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, लेकिन कार्यकर्ता तभी मेहनत करता है जब उसको कहीं से मोटिवेशन मिल रहा हो, वो मोटिवेटेड हो। डीमोटिवेटेड व्यक्ति जो है कभी काम नहीं कर सकता और वो कभी पार्टी को नहीं जिता पाता। मोटिवेशन कहां से आ रहा था? मोटिवेशन आ रहा था नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से और अमित शाह जी की स्ट्रेटजी से। और यही हुआ, जो लोग विरोध कर रहे थे उनको आके मनाना, उनके कंधे पर हाथ रखना, उनको दिलासा देना, और ये भी कहना कि भैया इस बार निर्णय मैंने लिया है, तुम साथ दो, अगली बार हम तुम्हें भी मौका देंगे। तो ये बड़ी बात होती है। और जिस प्रकार से अगर मैं जबलपुर शहर की बात करूं, यहाँ 8 विधानसभा थी, 7 विधानसभा में जो है बीजेपी के नेता जीते, और एक में नहीं बन पाई वो बात। लेकिन जिस प्रकार से अगर मैं कहूं कि जब इनके नामों की घोषणा हुई थी तो जनता यही कह रही थी 50-50। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं जबलपुर शहर के पश्चिम की बात करूं तो 4 बार के सांसद को उतारा गया था, वो भी मुझे नहीं लगता है कि उतने कॉन्फिडेंस रहे होंगे जब उनके नाम की घोषणा हुई। क्योंकि उनके अपोजिट जो खड़े थे वो 2 बार के विधायक वहां पर रह चुके थे, 10 साल का एक एक्सपीरियंस, और क्षेत्र में जो है लोगों के साथ कनेक्टिविटी। और क्योंकि सांसद है तो सांसद की उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होती नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जनता के बीच में जाके जनसंपर्क किया, लोगों के पक्ष में और अपने बातें रखी, अपने विकास की बातें की, और उसके बाद अमित शाह जी का आना, उनके पक्ष में वोट मांगना, जनता जो है वो सीधी सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां मोदी है फिर वो दूसरा ऑप्शन देखते ही नहीं, मोड़ती नहीं वो तो। और ये लोकसभा में अक्सर देखते हैं, अभी हम जब फील्ड में जाते हैं लोगों से ही बात करते हैं तो उनका ये कहना था, मतलब 4 महीने पहले की मैं बात कर रही हूँ, जब अमित शाह जी ने बागडोर नहीं संभाली थी, कि भैया मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले ही आ जाए, हमको लोकसभा में मोदी चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि लोकसभा में तो हमको मोदी ही चाहिए, क्योंकि देश का विकास जो है उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार की छवि उन्होंने बना ली है जनता के बीच में। और न सिर्फ ये ओल्ड एज के लोगों की बात नहीं करूं, मैं नौनिहाल बच्चे, जिनको शायद अगर मैं पहले 2014 के पहले अगर मैं बात करूं तो बच्चों को नहीं पता होता था कि हमारे देश का पीएम कौन है। आज एक छोटा सा 1-2 साल के बच्चे को आप पूछेंगे ना, तो बकायदा वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम ले लेता है। तो ये चीज एक्चुअली क्या है कि रूट में चले गए हैं वो। और आज बच्चे से लेके हर कोई चाहता है कि भैया मोदी ही आना। क्या कहेंगे? सिमरन जी, भारत तो ठीक है, भारत के बाहर भी चले जाइए और वहां भी एक छोटे से बच्चे बिल्कुल। से पूछ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो बोलेगा मोदी जी। क्या है, मोदी जी की जो हाँ, पॉपुलैरिटी है, जो उनकी हम्म, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, हम्म, अनमैच्ड है। इस पर्सनालिटी का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और बिल्कुल पूरे, मैं सम्मान के साथ बोलता हूं, जितने भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए सबके प्रति सम्मान है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री भारत में आज हम्म, तक हमने नहीं हम्म, देखा था। इसके पहले भारत को बिल्कुल। एक ऐसा कंट्री समझा जाता था जो कि बहुत गरीब कंट्री हुआ करती है। आज जिस तरीके से मोदी जी इसको एकदम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवा रहे हैं, मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं उनके, चाहे इंटरनेशनल दौरे देख लीजिए, चाहे राष्ट्र के अंदर काम करने का उनका वो देख लीजिए, चाहे उनका आप ये देख लीजिए कि वो इतना सारा काम होने के बाद भी इलेक्शन के लिए भी समय निकाल लेते हैं वो, और आके अपनी स्पीच देते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं वापस अपने फिर काम में लग जाते हैं। बैक यानी टू बैक कहीं उनकी रहती रेस्ट तो सुबह। उनके जीवन में है ही नहीं, आराम तो है ही नहीं है, कंटिन्यूअस वर्क। यानी जो उसको बोलते हैं ना कर्म की पराकाष्ठा, वो कर्म की पराकाष्ठा का अगर कोई उदाहरण अगर आपको देखना है तो मोदी जी हैं। और दूसरे मैं बोलूंगा अमित शाह जी। अमित शाह जी और मोदी जी जो हैं, ये ऐसी जोड़ी है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको बोलेंगे कांग्रेस के लिए डेडली कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन जो है राम लक्ष्मण है। कांग्रेस। हाँ, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। और ये क्या है, हाँ, इनके होते हुए कांग्रेस वांग्रेस हम्म। एक्स वाई जेड कहीं नहीं लगते। तो अब विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं, 2023 जो है कह सकते हैं कि संपन्न हुआ है, और जिस प्रकार से बीजेपी की भारी जीत हुई है, अब 2024 की भी तैयारी शुरू हो गई है। और 2024 की अगर शुरुआत की मैं बात करूं तो जनवरी माह में 22 जनवरी का खास
दिन होने वाला है हम सभी भारतवासियों के लिए, बल्कि विश्व के लिए, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे भगवान राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में। और न सिर्फ भारतवासी बल्कि विदेशों से भी लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। और इस पूरे आयोजन को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक इतिहास रचने वाला है। तो कैसी तैयारी आपके इंदौर में चल रही है भाई? क्या है कि वहां पर तो लोग बाग जाएंगे, लेकिन जो लोग वहां नहीं जा पाएंगे वो अपने ही सिटी में अयोध्या जो है भगवान राम की आरती करेंगे। और जिस प्रकार से समय दिया गया है 11 से 2 बजे वाला, तो उस समय भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन होंगे। तो क्या कहना है आपका, किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, हम तो आते हैं झांसी से, जी। जो कि जहाँ पे राम राजा विराजमान है स्वयं। क्या बात। और हम्म। बचपन से हमने हाँ। भगवान राम, उनकी भक्ति, और हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने जिस तरह से कार्य सेवा जो करी, राम मंदिर के लिए लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, उस समय पे जब वहाँ पे डंडे चले थे तो डंडे भी खाए। तो राम मंदिर का विषय जो है वो हृदय के अंदर है। और जी। राम तो है ही है, राम के साथ में राम मंदिर का विषय भी जो है हृदय में, और बहुत करीबी महसूस करते हैं इसको। और जी। महत्वपूर्ण है, ये जानते हैं कि भारत में भगवान राम की वजह से जो आज हमको बदलाव दिखने को मिल रहा है, एक तो हिंदू यूनिटी की जो शुरुआत होती है कहीं ना कहीं, वो भगवान राम के विषय से ही होती है शुरुआत। और आज तक हम इतना लंबा जो सफर तय कर पाए हैं उसमें भगवान राम का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप, क्योंकि हम क्या करेंगे भगवान राम के लिए, जी। जो करना है उनको ही करना है। तो भगवान राम ने जो उनके मंदिर के लिए जो रास्ता था, किस तरह से मंदिर बने वहां पे जहां पे भगवान राम ने जन्म लिया, उस स्थान पे कैसे बने, वो रास्ता उन्होंने स्वयं ही जो है वो हम अब सरल कर दिया। और आज हम देख रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर उस जगह पे दोबारा से विराजमान होगा। ये एक बहुत इमोशनल विषय है हम सबके लिए। और भारत का हर एक हिंदू जो है ना इसको सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि हर हिंदू, हर व्यक्ति भारत के अंदर एक चीज अच्छे से समझता है, राम। सुबेरे सो के उठते हैं ना तो आपस में एक दूसरे को भी राम राम बोलते हैं, फोन उठाते हैं तो राम राम बोलते हैं। तो हर तरफ राम विद्यमान है। तो वहां पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने और एक हिस्टोरिकल मिस्टेक जो थी उसको ठीक किया जाए। 2024 आई है तो 2024 में इस बार भाजपा 400 पार। और न सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी यही कहा जा रहा था। क्या कहेंगे आप? जी जी, बिल्कुल। मैंने आपको बोला ना, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बम्पर जीत होगी कि इस बार भी जो अपोजिशन है, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं बना पाएगी। बहुत सारी रीजनल पार्टीज और छोटी पार्टीज जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो ही एक छोटी पार्टी बन के रह जाएगी, जो कि इस बार भी रही थी, लेकिन अभी उसकी स्थिति जो है और भी खराब हो जाएगी। ये जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिस तरह से कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आई है। कास्ट सेंसस करके, कास्ट सेंसस आपको पता है ना कब होता था? अंग्रेजों का जब जमाना था तो उन्होंने भारत में कास्ट सेंसस पहली बार कराया था। और हिस्ट्री की जानकारी जो लोग रखते हैं या जो नहीं रखते हैं उनको मैं बता दूं कि उसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने कास्ट सेंसस का सबसे पहले विरोध किया था। और कांग्रेस बोलती है कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी हैं, और यही कास्ट सेंसस की बात करती है, वही अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली नीति को लेकर चलती है। यानी सीधी सी बात है कि भारत के अंदर जिसको हम बोलते थे ना कि कांग्रेस जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, वो उसने रास्ता खुद ही चुन लिया है। हम तो कुछ करेंगे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा काम करती है, अपने चुनाव अच्छे से लड़ती है, कोशिश करती है कि विजयी रहें। आज से नहीं, जब जिस समय पे एक हमारे सांसद हुआ करते थे और एक कुछ ही विधायक हुआ करते थे, उस समय से पार्टी स्ट्रगल कर रही है। तो स्ट्रगल करने वाली पार्टी को पता है कि हमको क्या करना है, किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, उस डेमोक्रेसी में, इस सिस्टम में रहते हुए किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार से अपने राष्ट्र का विकास करना है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको कि ये सौंपा गया, थाली में परोस के जिनको सत्ता दी गई थी, उनको ये आसानी से समझ में नहीं आएगा। उनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है और वो लगातार भूल करते जा रहे हैं।
मैं तो ये बोलता हूँ कि राहुल गांधी जो है ना, वो गांधी जी का सपना पूरा करने वाले हैं। क्योंकि गांधी जी का एक सपना था कि कांग्रेस जो है, ये जब देश को आज़ादी मिल गई उसके बाद कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए, डिसॉल्व कर देनी चाहिए कांग्रेस को। और ये सपना पूरा एक ही व्यक्ति करेगा, राहुल गांधी। हम्म। जिस तरह की वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, कांग्रेस जो है धीमे धीमे करके समाप्त हो जाएगी। आज 3 राज्यों में बची है कुल मिला के कांग्रेस, अगर देखा जाए तो। जी। मात्र हम्म। 3 राज्यों में है कांग्रेस। बाकी सब जगह पे या तो रीजनल पार्टीज हैं या भारतीय जनता पार्टी है। 2-3 राज्यों में है, उसका भी सुपड़ा वहां पे भी साफ होगा आगे चल के। और कांग्रेस पूर्ण रूप से हम्म। खत्म होगी लोकसभा चुनाव के अंदर। जिस इस बार कांग्रेस का जो हश्र होने वाला है, वो बहुत ही खराब होने वाला है। ये भविष्य मैं आज देख पा रहा हूं। जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बोला था, आपके ही चैनल में एक बार आके बोला था कि इस बार हम्म। जो चुनाव होंगे इसके अंदर कांग्रेस का हश्र बहुत खराब होगा, उसी प्रकार से आप हम्म। देखोगे कि लोकसभा के अंदर इतना बुरा हश्र होगा कि कांग्रेस जो है वो ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो कहा जाए इस बार कि भाई 2023 जो है अच्छा रहा हम सभी के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहा, और 2024 भी अच्छा रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ जो है अब काम में लगना है। और जिस प्रकार से अभी संसद में शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो गया है, साथ ही साथ 3 राज्यों के सीएम और उनकी पूरी टीम बनानी है। संसदीय टीम गठित होगी, एक कमेटी बनेगी। और 2023 के चुनाव की सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह जी ने सारी जनता का धन्यवाद किया। और तो और इस बार सोशल मीडिया को लेकर सभी सीएम ने जो है, अगर मैं बात करूं जो होने वाले प्रभावी हैं और साथ ही साथ जितने लोग विधायक खड़े थे, उन सभी ने सोशल मीडिया का धन्यवाद किया। और कहीं ना कहीं इन चुनावों में आजकल सोशल मीडिया की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती जा रही है, चाहे वो प्रचार को लेकर करे, चाहे वो छवि बनाने को लेकर करे, चाहे वो नीतियों को जनता तक पहुंचाने की बात करे। तो चलते चलते मैं यही आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि इन चुनावों में आजकल जो सोशल मीडिया की कह सकते हैं इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो टेक्नोलॉजी हमको भगवान ने जो अलग अलग काम करने की क्षमताएं दी हुई हैं उनको बढ़ाती है। जैसे आप जेसीबी की बात करें तो जेसीबी क्या करती है, एक गड्ढा खोदने की क्षमता एक इंसान के अंदर है, लेकिन वो फावड़े से कुदाली से गड्ढा खोदता है तो उसको बहुत समय लगता है। हम्म। वही इलेक्ट्रिकल पावर हम्म। लेके एक इंसान बैठ जाता है हम्म। अंदर, और उसी हम्म। इलेक्ट्रिकल पावर को मैनेज करना शुरू करता है। और उस इलेक्ट्रिकल पावर जी। से जो गड्ढा पूरे सुबह से शाम में खोदे, वो एक 5 मिनट के अंदर खोद के रख देती है जेसीबी। उसी प्रकार से ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा इंसान को एड करती है। हमारी एक कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी आपस में चर्चा करना। आज हम और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है। आप उतनी दूर बैठे हुए हैं, जी। मैं इंदौर में बैठा हूं, उसके बाद भी चर्चा कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। इसी हम्म। प्रकार से गॉसिप करना जो है वो ह्यूमन टेंडेंसी है। पहले लोग क्या करते थे, चौपाल में बिल्कुल। बैठा करते थे, कुएं के किनारे जी। बैठ के और बातचीत करते थे, वहीं पे सारे फैसले हो हम्म। जाया करते थे। अब क्या है, वो चौपाल जो है वो बड़ी हो गई है, और वो चौपाल चौपाल आ गई है सोशल मीडिया के ऊपर। आज क्या होता है, हर व्यक्ति अपने मन की बात, आप लोग देखिए घूमने जा रहे हैं तो सारे अपने फोटो डालना शुरू कर देते हैं, जिस दिन जा रहे हैं उस दिन से बिल्कुल। लेके लौटने तक फोटो डालना। और इतनी उनको प्रतीक्षा नहीं होती कि बिल्कुल तैयार कैमरा लिया, फटाफट उन्होंने लोड किया और डाल दिया। और देखिए क्या है, जी। लाइक वगैरह अगर जिन लोगों को मिल जाते हैं थोड़े अच्छे, कितने खुश होते हैं, अरे वाह हमारे फोटो को इतना लाइक कर लिया गया। ये मिला क्या, कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पॉपुलर होना, लोगों में उनकी बात जो है वो मानी जाना है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन राजनीति की अगर दृष्टि से हम देखें तो यही ह्यूमन जी। टेंडेंसी जो है, इसमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया एक तरीका है, बहुत बढ़िया एक जरिया। देखिए क्या होता है ना, हम 1-to-1 कनेक्ट की बात करते हैं, 1-to-1 कनेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन 1-to-1 कनेक्ट में इलेक्शन के टाइम पे नेता जो है हर व्यक्ति से कितनी बार मिल सकता है, 1 2 3 4, बस। आप किसी को बोलो, बस। नेता को बोलो कि 50 बार किसी से मिल ले, किसी व्यक्ति से, असंभव है। हद से हद 2-3 बार मिल सकता है नेता है। किसी को काम होगा तो नेता के पास चल के आ जाएगा, वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जिसको काम नहीं है, जो आदमी साधारण अपना जीवन जी रहा है, खमा खा रहा है, जिसको क्या है नेता से कोई लेना देना भी ज्यादा नहीं है, नेता उसके पास जाता है कि भाई हमको वोट देना है और हमने ये काम किया हुआ है तुम्हारे एरिया के लिए। तो उस तरह से मिलने के लिए 1 2 3 बार से ज्यादा नहीं जा सकता। और लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है, रोज वो भाषण दे सकते हैं, रोज अपनी बात जो है पहुंचा सकते हैं, रोज अपने अपने मन की बात पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कहते हैं, देखिए लाखों लोग सुनते हैं उसको, लाखों लोग सुनते हैं। कितने सारे जगह मैं देखता हूं टीवी लग जाते हैं,
हैं, लोग व्यूअरशिप बड़ी की बड़ी। बात करते हैं। हाँ, लोग व्यूअरशिप की बात करते हैं कि साहब क्या है कि मन की बात हुई उसके ऊपर इतने लोगों ने व्यू किया। अरे इतने लोगों ने व्यू नहीं किया भैया, जो टीवी लगा के बैठे हैं 200 लोग तो पीछे बैठे हैं उसके, वो 200 लोग गिनाई थोड़ी देंगे व्यू में है। एक एक टीवी लगा हुआ है, उस पर 200 लोग बैठे हो, हर जी गांव में टीवी लगा के और उसका प्रसारण हो रहा है वहां पे। अब वो गिनती कितनी होगी, एक, लेकिन सुन तो 200 लोग रहे हैं वहां पे। तो मन की बात सुनने वाले जितने उसमें दिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे कि इतने काउंट आए हैं, उसके बहुत गुना है वो। ये है प्रधानमंत्री जी जी। की रीच। ये प्रधानमंत्री जी ने उस समय पे भी 2014 में भी मैंने देखा जिस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग किया। देखिए, अगर आप सही हैं डेमोक्रेसी में तो आपको अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी, और जनता तक पहुंचाने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। या तो आप जनता से रोज मिलो, जो कि प्रधानमंत्री मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है। जब चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता को अपने वक्तव्य देते हैं, उनको अपने उन्होंने जो जो काम किए हैं वो बताते हैं। आप कांग्रेस देखिए क्या है कि वो अलग तरीके से चलती है। उन्होंने तो एक बार ऐसा प्रधानमंत्री बिठा के रखा हुआ था, जो प्रधानमंत्री सिर्फ अपना प्रधानमंत्री कार्यालय संभालता था, बोले नेता राजनीति जो है बाकी लोग दूसरे संभालेंगे। आप भारत में पिन ड्रॉप साइलेंस। डेमोक्रेसी में, हाँ भारत में डेमोक्रेसी में एक प्रधानमंत्री जो है उसको कौन चुन के आ रही, जनता चुन के लेके आ रही है, क्योंकि जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रधानमंत्री बनता है राष्ट्र का, और वो प्रधानमंत्री जनता तक ही नहीं आ पा रहा है। अगर जनता द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री जनता तक नहीं आएगा, जनता उसको पहचानेगी नहीं, तो आप कैसी पार्टी चला रहे हो। तो वो तो देखिए क्या है कि अलग टाइप के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री जी जनता की हर एक समस्याओं को सुनते हैं। अब देखो, कोई भी वो एक कार्यक्रम लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर क्या है कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बातचीत करते हैं लोगों से, उनसे पूछते हैं कि कार्यक्रम में कैसा आपको फायदा हुआ, अगर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसकी वजह से आप तक लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा है। और देखना छोड़िए, 2014 से पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा भी कभी भविष्य में। लेकिन भारत का जी ये सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला। और ये सौभाग्य जो है वो मैं चाहता हूं कि कम से कम 10 से 15 साल तक चलता रहे यूं ही बस। बरकरार रहे। और अब क्योंकि संसद सत्र शुरू हो गया है, और अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, तो बहुत सारी कुछ फेरबदल भी अभी जो है वो होने वाले हैं। वर्तमान में कुछ कुछ योजनाएं भी आने वाली हैं। कुछ नियम के लिए भी थोड़ा सा कड़क, कहते हैं ना कि जो डिसीजन लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2024 का मुद्दा क्या रहेगा उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। आपसे बातचीत की, बहुत सारी जानकारियां भी मिली। और साथ ही साथ ये भी है कि आज अगर बात करें तीनों राज्यों की, तो चुनाव तो हो चुके हैं, अब तो सीएम बनेंगे और उसके बाद जो है कार्यकाल शुरू होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी सब जुट जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अप्रैल या मई में भी चुनाव की तिथियां घोषित जी होंगी, जी उससे जी। पहले सारा कुछ जो है वो करना है। और एक भव्य आयोजन जैसे कि 22 जनवरी को है, एक तरीके से दूसरी दीपावली हम लोग मनाने जा रहे हैं, और जिसका बरसों से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार भी अब उस पर विराम लगने वाला है। और उसके बाद जो है हम लोग मथुरा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे भी अभी जो कह सकते हैं कि इंतजार बाकी है। और वैसे ही ज्ञानवापी की अगर मैं बात करूं, वहां पे भी इंतजार बाकी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको अभी बीजेपी को और भी करना है। और भारत की अगर मैं बात करूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह ही दिया है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपनों को साकार होते हुए अपनी आंखों से देखेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में वही प्रधानमंत्री बने और देश को उतनी ही ऊंचाइयों पर ले जाए जैसा हम सभी चाहते हैं। तो हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। और मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और 2024 आएगा तो मोदी ही, ये जुमला जो चल रहा है उसको चरितार्थ कर देती है जनता। हम जी। लोग ये कहते हैं जुमला है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई ये जो है ना, ये टैग लाइन है, मोदी है तो मुमकिन है और आएगा तो मोदी ही। देखिए सिमरन जी, जाते जाते एक बात बहुत मैं आपको और सारे बोल राज। दूं कि हम जैसे हम्म हमारे यहाँ मंत्र की बहुत एक प्राथमिकता से हम लोग बोलते हैं। सनातन धर्म में हम्म यंत्र, मंत्र और तंत्र, है ना, तीन चीजें हैं। हम्म, अब मैं इसको लंबा जी। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम मंत्र की हम्म बात करें तो मन का मतलब होता है हमारा विचार जो चल रहे हैं। त्र जी। जो है संस्कृत में इसका मतलब होता है टूल है।
तो जब मन के अंदर कोई विचार आ जाता है तो वो जो है ब्रह्मांड भी उसको पूरा करता है। मंत्र का जो परिभाषा है वो यही है, एक विचार को आप लगातार मन के अंदर जब घुमाते रहते हैं, वैसे तो उसमें बीज मंत्र होते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, बहुत सारी लंबी चौड़ी थ्योरी है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो आएंगे तो मोदी ही, जब हर व्यक्ति बार बार इसी बात को दोहराता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लग जाती हैं उन मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने में, और वही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लग जाती हैं कि मोदी जी जो काम करें उनमें उनको सफलता मिले, और वही ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लग जाती हैं कि मोदी जी के काम की वजह से राष्ट्र अपना दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत सही बात नमस्कार। कहा आपने। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।